हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओशिनोग्राफी का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ ओशियन रिसोर्सेज। तो इससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओशियन रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, जो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो आपके ओशियंस में पाए जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं ओशियन रिसोर्सेज। अब ओशियंस में क्या पाया जाएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओशियन इज वन ऑफ द most valuable natural resources. It provides food in the form of fish and shellfish. ये जो है ओशियन क्या है, हमारा एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पे कई इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं जो हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी डेली लाइफ को या हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड सेलफिश। ये जो है फिश के फॉर्म में या सेलफिश के फॉर्म में हमें फूड भी प्रोवाइड करता है। अबाउट 200 बिलियन पाउंड्स आर कॉट ईच ईयर। मतलब 200 बिलियन पाउंड्स जो है फिशेस को कैच किया जाता है हर एक साल में। ओशियन रिसोर्सेज प्रोवाइड जॉब्स, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिलियनियर्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो, ओशियन रिसोर्सेज क्या करते हैं, जॉब्स भी देते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो कई सारी सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं, कहाँ से, ओशियन से हमें मिलती हैं। ठीक है। देयर रिसोर्सेज इंक्लूड फूड, फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, मिनरल्स, सैंड, ग्रेवल एंड टूरिज्म। इट इज माइंड मिनरल्स एंड ड्रिल्ड फॉर क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से मिलेंगी, या तो हम यहाँ पे माइंड कर लें। माइंड क्या कर सकते हैं, साल्ट, सैंड, ग्रेवल को माइंड कर सकते हैं। ठीक है। या कॉपर कुछ अमाउंट में निकल आता है, निकल भी निकल आता है, आयरन, कोबाल्ट भी डीप सी से निकलता है। ठीक है। और कहीं कहीं पर हमारा क्रूड ऑयल भी पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो, बेसिकली देखा जाए तो जो ओशियन रिसोर्सेज हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है बायोटिक रिसोर्स एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक रिसोर्स। अब देखो, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, बायोटिक रिसोर्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो है आपकी प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स एंड बेंथोस। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो अपर सरफेस जो होती है ओशियंस की, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये आपके कह सकते हो कि एनिमल्स की फॉर्म में भी होते हैं और प्लांट्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये एक ऐसे माइक्रो एनिमल्स, माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो ओशियंस की जो करेंट्स को के अगेंस्ट में फ्लो नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्टॉन्स जो होते हैं ये एक तरीके से गुड स्विमर होते हैं। ये मिडिल में पाए जाते हैं। ठीक है। ओशियंस के मिडिल में पाए जाते हैं। ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं या मछलियाँ हैं जो करेंट्स के अगेंस्ट में भी फ्लो कर सकती हैं, ड्रिफ्ट कर सकती हैं, वो नेक्टॉन्स में आ जाती है। बैंथोस क्या होते हैं, जो ओशियन सरफेस के पास में जो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो ओशियन सरफेस के पास में पाए जाते हैं, उन्हें बैंथोस कहते हैं। फिर देखो, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है। एबायोटिक में आपके जो एबायोटिक का मतलब क्या है, नॉट रिलेटेड टू लाइफ। तो हमारे मिनरल्स और एनर्जी आ जाएंगे। अब देखो, धीरे धीरे हम बात करेंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स अलाइव एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो ये तो सबको पता होता है। बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द सीज इंक्लूड फिशेज, ओशियंस, मलस्कस, कोरल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये जो आपके बायोटिक रिसोर्सेज में ये सारे, जैसे फिशेस पाई जाती हैं, मोलस्कस पाए जाते हैं, कोरल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये हमारे जो लिविंग होते हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, वो पाए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, प्लैंकटन जो है मैंने बताया था ओशियन की अपर सरफेस में पाए जाते हैं, नेक्टोन्स जो है मिडिल लेयर जो होती है वहाँ पाए जाते हैं, और बेंथोस जो है आपके ओशियन सरफेस के पास में पाए जाते हैं। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, प्लैंकटॉन्स आर द डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर दैट आर अनेबल टू प्रोपेल देमसेल्फ अगेंस्ट ए करंट। तो मैंने क्या बताया था, प्लैंकटॉन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओशियन की अपर सरफेस में पाए जाते हैं और अनेबल टू प्रोपेल। अब ये जो है करंट के अगेंस्ट में खुद को प्रोपेल नहीं कर सकते, करंट के साथ ही फ्लो होते हैं। अब इसमें प्लैंकटॉन्स में आपके जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए जो फ्लोट करते हैं, जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, जो फ्लोट करते रहते हैं ऊपर अपर ओशन सरफेस में। फिर आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं, एल्गी एंड डायटम्स हैं, जू प्लैंकटॉन्स होते हैं, ये आपके सारे
ये जो है आपके प्लैंक्टॉन्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स क्या होते हैं? दे आर एबल टू स्विम एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ करेंट्स एट वेरियस डेप्थ एंड सीज ऑफ द ओशियंस। अब देखो इसमें भी क्या होते हैं, नेक ये मैंने बताया था, नेक्टॉन्स जो होते हैं ये करंट के अगेंस्ट में ड्रिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने ऊपर देखा था जो हमारे प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो करंट के अगेंस्ट में ड्रिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब नेक्टॉन्स के बारे में क्या बात करें, नेक्टॉन्स क्या होते हैं? गुड स्विमर्स होते हैं, अच्छी तरीके से तैर सकते हैं, तभी तो वो करंट के अगेंस्ट में चल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स में जो होती हैं आपकी दो चीज़ें होती हैं, फिशेस हैं और आपके मैमल्स हैं। अब देखो फिशेस और मैमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिशेस जो होती हैं ये भी दो टाइप की हैं, पैलेजिक एंड डिमर्सल। पैलेजिक क्या है? लिविंग इन द अपर लेयर ऑफ द सी, जो अपर लेयर, सी की अपर लेयर में पाई जाती हैं ऐसी फिशेस, उनको हम क्या कहते हैं? नेक्टॉन्स कहते हैं। नेक्टॉन्स के अंदर ही हमारी क्या आ जाती हैं, जो है आपकी पेलेजिक आ जाते हैं। और डिमर्सल क्या है? लिविंग क्लोज टू द फ्लोर, जो फ्लोर्स के पास में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, कह सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमर्सल कह देते हैं। अब हमारे बात करें मैमल्स, मैमल्स में आपके कौन कौन से होते हैं नेक्टॉन्स में? डॉल्फिन है और ब्लू व्हेल हमारी यहाँ पे पाई जाती है। तो नेक्टॉन्स में फिशेस कौन सी हो गई? फिशेस जो आपकी हैं पेलेजिक हैं, डिमर्सल हैं। पेलेजिक मतलब जो अपर लेयर में पाई जाएंगी, और डिमर्सल मतलब क्लोज टू द फ्लोर ऑफ द सी में पाई जाएंगी। मैमल्स क्या हैं? जैसे डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल हो गई, हमारी मैमल्स में आ जाती है, ठीक है। और अगर बात करें फिशेस के बारे में, तो पेलेजिक फिशेस मैंने बता ही दिया था, ये जो आपकी कहाँ होंगी, ये आपकी नियर द कोस्ट, नियर द अपर सरफेस ऑफ द सी बॉटम। डिमर्सल फिश नियर द बॉटम, ठीक है। अब देखो नेक्टॉन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था गुड स्विमर होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाओ बैंथोस। बैंथोस क्या होती है? एक ऐसी कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जो नियर द सी बेड के पास में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। तो इसमें बैंथोस में दो प्रकार के होते हैं, ये एक तो मोबाइल जो मूव कर सकते हैं, इमोबाइल जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ मिनरल रिजर्व में। अभी हमने बायोटिक पढ़ लिए, बायोटिक में हमने क्या पढ़ा? बायोटिक में हमने आपके प्लैंक्टॉन्स पढ़ लिए, नेक्टॉन्स पढ़ लिए और बैंथोस पढ़ लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें पढ़ी। अब आ जाओ हमारी एबायोटिक में। एबायोटिक में क्या आते हैं? मिनरल रिजर्व आते हैं। तो मिनरल डिसॉल्व होते हैं कुछ तो सी वाटर में, ठीक है। कुछ जो है डिपॉजिट के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहाँ डिपॉजिट होते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में डिपॉजिट्स होते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप क्या है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर आपका डीप ओशियन बॉटम डिपॉजिट से पाए जाते हैं। कुछ तो आपके डिसॉल्व होते हैं, पानी के साथ घुले हुए होते हैं, कुछ आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप पर जो है जमे हुए पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके डीप ओशियन डिपॉजिट्स मतलब पानी की बहुत गहराई तक पाए जाते हैं, ठीक है। ये मिनरल डिसॉल्व कौन कौन से होते हैं? जैसे साल्ट डिसॉल्व होता है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, जिंक है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे जो होते हैं सी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक। तो डिसॉल्व को भी निकालने के लिए अलग तरीका होता है, अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? तो आपकी सल्फर जो डिपॉजिट पाई जाती है वो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप में डिपॉजिट्स पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी वल्केनिज्म होता है पानी के अंदर, जो भी ज्वालामुखी फटता है, तो वो उनका डिपॉजिट जो है स्लोप या सेल्फ के पास में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। अगला देखो मोनेजाइट सैंड जो है आपकी कहाँ मिलती है? केरला कोस्ट पे देखो। गोल्ड जो है अलास्का रीजन में मिलेगा। जिरकॉन ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। डायमंड साउथ अफ्रीका में। कैल्शियम कहाँ मिलेगी? पेरुवियन कोस्ट रिच डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो कैल्शियम कहाँ मिलेगी? पेरुवियन कोस्ट पे मिलती है। सैंड एंड ग्रेवल कहाँ मिलेगा? ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट बिल्डिंग मटेरियल है, वाइडली फाउंड ऑन द बेड्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सैंड एंड ग्रेवल कहाँ पर मिलेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वहाँ पे आपको मिलेगा। फिशेस आर रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, हाई प्रोटीन इन मेडिकल यूज एंड पल्स। अब देखो कितनी चीज़ें आपको मिलती हैं, फिशेस भी मिल जाती हैं और पल्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें डीप ओशन डिपॉजिट्स में क्या क्या आपको मिल सकता है। तो डीप ओशन डिपॉजिट्स में आपको जो बेसिकली मिनरल्स मिलते हैं, जो मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं, जैसे निकल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, लेड, जिंक है, ये आपको मिलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज देखिए क्या मिलेगा आपको? आयरन और मैग्नीज मिलेगी, ठीक है। कोबाल्ट रिच मैरिन डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे आपको? सी माउंट्स और गोट्स में मिलते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ होते हैं, सी माउंट्स क्या है, गोट्स क्या है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ
फास्फोरिक मॉड्यूल्स ऑन सैलो सी बेड्स, तो फॉस्फेट भी मिलती है सैलो सी बेड्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो एनर्जी रिजर्व्स के बारे में बात करें, तो एनर्जी रिजर्व्स कौन कौन से हैं। तो एनर्जी रिजर्व जो होते हैं आपके, एक तो होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिजर्व, जिसमें आपके आ जाती है ओटेक, और ओटेक आ जाती है, एक आती है वेव एनर्जी, और एक आती है टाइडल एनर्जी, और एक आती है विंड एनर्जी, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल में, वो आपकी गैस हाइड्रेट्स आ जाते हैं, मिनरल साइल्स आ जाते हैं, और नेचुरल गैसेस आपकी नॉन रिन्यूएबल में आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से, ऐसे ओटेक मैंने बताया था, ओटेक क्या है, ओटेक आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, किसका, ओशियन का। तो ओटेक का मतलब क्या होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्या होता है, जो ओशियन के अंदर का जो गर्म पानी होता है उसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। अब बेसिकली यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता क्या है, जो है टेम्परेचर डिफरेंस, देखो अंदर का पानी होता है, डीपर जितने जाओगे तो वहाँ पानी ठंडा होता है, ऊपर का पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर के अंदर हम एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन क्या करता है, अब जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होगा, जो पानी हल्का होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, भारी जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से पानी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। पानी के मूवमेंट को हम कैचअप कर लेते हैं, किसको, जो है आपका टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। टरबाइन जब रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता है। फिर आपकी वेव एनर्जी है। अगेन वेव एनर्जी क्या है, तो वेव का आपको पता है कि उनकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब स्पीड ज़्यादा हाई होगी तो वहीं पर हम यहाँ पे लगा दिया हमने एक टरबाइन। अब जब इस तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे आकर के ये इस पे इम्पैक्ट करती है टरबाइन पर। टरबाइन पे जब इम्पैक्ट करेगी तो ये टरबाइन घूमेगा, तो घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसे अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी के बारे में, टाइडल एनर्जी में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब जैसे मान के चलो हाई टाइड आ गया तो ये इसकी बेसिन साइड है, ये इसकी ओशियन साइड है। अब होगा क्या, ओशियन साइड में जो टाइड आया तो ये ऊंचाई ऊंची हो गई, यहाँ पानी का जो लेवल है गिर गया। अब पानी क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा तो होगा क्या, यहीं पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे टरबाइन लगा दिया, यहाँ पे लग गया टरबाइन। अब पानी यहाँ से इस तरफ आएगा, तो जब इस पर टकराएगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑफशोर विंड एनर्जी भी यहाँ पे यूज की जा रही है। ऑफशोर का मतलब है कि अगर हम पानी के ही बीच में हमने क्या लगा दी यहाँ पे, विंड, जो है एक विंड एनर्जी का प्लांट यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे यहाँ इसमें क्या होता है, ऑफशोर विंड यहाँ पे क्या होती है, बहुत तेज से हवा चलती है समुद्र के ऊपर, तो उन्हीं हवाओं का हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। अब देखो बेसिकली हम देखें ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो ब्लू इकोनॉमी का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो गुंटेर पॉली ने किया था। 2010 में एक बुक लिखी थी, द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन एंड 100 मिलियन जॉब्स। इसमें क्या है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, ब्लू, अच्छा आप बताओ, वाटर का कलर क्या होता है, ओशियन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब देखो ब्लू हो गया इकोनॉमी, मतलब अब ब्लू वाटर से क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती है जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। तो आपको पता है कि वाटर से कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कौन कौन से रिसोर्सेज, जैसे आपकी फिशेज मिलती हैं, आपके कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, कई सारी एनर्जी प्रोडक्शन होता है उनसे। तो ये हमारी क्या करता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो इसीलिए हमने इसको कह दिया ब्लू इकोनॉमी, बिकॉज यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं वो ओशियन से हो रहे हैं जनरेट, इसीलिए इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड्स, कई सारी जो है कह सकते हो कि लोगों को रोज़गार मिलता है, ओशियन इकोसिस्टम की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये को हमने कह दिया ब्लू इकोनॉमी। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हमें मिल सकती है वहाँ से, तो वो किस तरीके से इम्प्रूव करेगा। एक तो हम वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इससे भी हमारी क्या होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। फिशरीज़ का जो है, जो कह सकते हो बिज़नेस जो होता है, कई सारी फिशेज़ मिलती हैं फूड्स के लिए, तो उससे भी इकोनॉमी बूस्ट अप होती है, ठीक है। और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भी, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं, तो वहाँ से भी हमको जो टैक्सेस मिलता है, जो भी टैक्स मिलते हैं, यानी जो किराया आता है, तो उससे भी हमारी जो है इकोनॉमी बूस्ट अप होती है। टूरिज़्म से भी हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलती हैं। टूरिज़्म के कारण क्या होता है, कई लोग बाहर के लोग आते हैं तो वहाँ से जॉब्स मिलती हैं, इससे हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होती है। क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पर कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट
मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, तो वो उसमें भी ओशियंस जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, अब देखो वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पर जो है एक कह सकते हो कि यहाँ से पॉसिबल हो पाता है, अगर हम वहाँ पे जो जब ओशियंस को हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे गंदगी भी होगी, तो उसके वेस्ट का मैनेजमेंट भी हमें करना आना चाहिए। तो the blue economy emphasizes on the integration of development of ocean economy with social inclusion, environmental sustainability combined with an innovation business model। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका जो ब्लू इकोनॉमी एम्फसाइज करती है, किस पे एम्फसाइज कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ द ओशियन इकोनॉमी, ओशियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे विद सोशल इंक्लूजन, जिससे कि समाज में जुड़ाव पैदा हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट भी सही से बना रहे, और कई लोग इसमें बिजनेस भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ों का एक इंटीग्रेशन है, मतलब ये चाहती है कि एनवायरमेंटल इश्यूज ना भी हो और सारी चीज़ें सही से चलती रहें, तो इसी को हम कह देते हैं ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से हमें समुद्र का दोहन करना है, इस तरीके से हमें मिनरल्स निकालने हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और बेसिकली इसका जो आपने देखा होगा, इसके लिए गोल भी गवर्नमेंट ने जैसे 17 गोल जो आए हैं उसमें से 14 नंबर का जो गोल है वो बेसिकली रिलेट करता है ओशियन से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो नीड क्या है ब्लू इकोनॉमी की, तो आपको पता है कि अगर हम अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए ब्लू इकोनॉमी जो आप देखते हो 3 to 5% जो ग्लोबल जीडीपी हमें रिसीव्ड होती है वो कहाँ से मिलती है, ओशियन से मिलती है। तो इसकी नीड्स तो हमें है अपने जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट सनराइज सेक्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं, तो चैलेंजेस भी आपको देखते हो कि थ्रेट जो सी बोर्न टेरर होता है, जो टेररिज्म जो है, पायरेट्स होते हैं सीज के, तो वो भी कई सारी चीज़ें इलीगल चीज़ें करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, स्मगलिंग जो होती है क्रूड ऑयल की या ड्रग्स की, वो भी आपकी ओशंस के थ्रू होती है। नेचुरल डिजास्टर भी कई बार आते रहते हैं जिससे कि जन धन को हानि होती है, जैसे सुनामी है, साइक्लोन्स हैं, इससे कभी कभी जहाज डूब जाते हैं, तो लोगों जो होते हैं वहाँ के, तो मतलब ओशियंस के कारण, क्लाइमेट के नेचुरल डिजास्टर के कारण काफ़ी लोगों को की जान चली जाती है। मैन मेड प्रॉब्लम्स भी जैसे ऑयल स्पिल्स है, क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू टू रिस्क द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिटाइम डोमेन। ऑयल स्पिल्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब ऑयल का रिसाव हो जाता है तो इससे भी कह सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, अब देखो क्लाइमेट ये जो इसमें चेंजेस इन सी टेम्परेचर, अगर सी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इससे हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन चेंज होगी, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मेरीन पॉल्यूशन भी एक तरीके का मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, हमें ध्यान रखना है कि मरीन रिसोर्सेज का हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ठीक है। इसके कुछ रेगुलेशन बनाने हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कितना अमाउंट में हमें एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है जिससे कि हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज कोई क्रिएट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया के बारे में हमें देख सकते हैं कि इंडिया की जो है लगभग 7,517 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, जो एरिया है हमारा वो कोस्टल एरिया है, ठीक है, 7,570 किलोमीटर का। तो एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हमें एक एनर्जी कह सकते हो कि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें भी अपनी जो कोस्ट लाइन है आसपास की, वहाँ पे जो ओशियंस हैं उनको अच्छी तरीके से क्या करना होगा, अच्छी तरीके से उनका, हमें जो भी उनसे मिनरल्स हैं और जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, फूड्स मिल रहा है, तो अच्छी तरीके से हमें उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारी इंडिया भी जो है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सरकार भी कई सारे प्रयास करती रहती है, जैसे यहाँ पे एसडीजी ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी एडिकेशन का इन्होंने लक्ष्य रखा है, विद सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज बाय 2030 का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और द मेरीन सर्विसेज सेक्टर कुड सर्व एज द बैकबोन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी एंड help India become 5 trillion economy by the end of 2025, ठीक है।
तो कह सकते हो इंडियन ओशन इज अ मेजर कंड्यूट ऑफ ट्रेड। इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती है, विद एज मच 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड हैपनिंग थ्रू इट। आपने देखा हो गल्फ कंट्रीज जो हैं हमारी इंडियन ओशन के आसपास ही हैं, तो इसी तरीके से जो ग्लोबल ऑयल की ट्रेड होती है 80% ट्रेड जो होती है वो इंडियन ओशन से ही होती है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट लिए हैं ब्लू इकोनॉमी के लिए, तो आपने देखा होगा सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया है किसके लिए, पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, थ्रू द यूज ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विस, मतलब उनका मॉडर्नाइजेशन किया है। ठीक है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट एम्स एट डेवलपिंग inland waterways and coastal shipping which will revolutionize maritime logistics, creating million of new jobs, reduce logistic cost etc। तो यहाँ पे मतलब सागरमाला प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो बेसिकली इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि जो कोस्टल शिपिंग की जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आती है वो आपकी रिड्यूस हो सके, और वहाँ पे मिनरल्स मिलियन ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकें। ठीक है, तो it focuses on the development of coastal communities and pupil in the sustainable use of resources, modern fishing techniques and coastal tourism। जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है। India has an umbrella scheme by the name of OSMART, which aims at regulated यूज ऑफ ओशियंस मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया ने एक स्कीम चलाई हुई है ओस्मार्ट के नाम से, जिसका क्या उद्देश्य है, जो ओशियन के यूज़ को रेगुलेट करती है। ठीक है, और वहाँ से कितने अमाउंट में हमें रिसोर्सेज निकालने हैं, कितने अमाउंट में नहीं निकालने हैं, तो उनको उनकी देखभाल करती है किसके, कुछ स्कीम के थ्रू, ओस्मार्ट के थ्रू। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्ट जोन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज। जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है वो बेसिकली बनाया गया है, जो फोकस करता है कि हमें जो कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी करना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि वहाँ कोस्टल जो एनिमल्स है, कोस्टल की जो लाइफ है वो ज़्यादा अमाउंट पे इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल इकोनॉमिक जोन अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट वुड बिकम माइक्रोकॉस्म ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। अब देखो कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर इकोनॉमिक जोन्स जो बना रखे हैं, ठीक है, वो किसके अंडर बनाए, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो वो हमारे लिए एक तरीके से ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करने का एक जरिया है, एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है, वेयर इन इंडस्ट्रीज एंड टाउनशिप दैट डिपेंड ऑन द सी विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल ट्रेड। अब जैसे आपने देखा हो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और कई सारे टाउनशिप्स हैं, तो जो कह सकते हो कि ग्लोबल ट्रेड पे डिपेंड करते हैं, तो वो उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपका हमें ऑयल मंगाना है, ठीक है, तो ऑयल मंगाने के लिए हमें जो ट्रेड करनी पड़ेगी वो गल्फ कंट्रीज से करनी पड़ेगी। तो गल्फ कंट्रीज वाली जो गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, या हमारी इंडिया है, तो वो क्या करती है, वो कहने को कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल ट्रेड में। इंडिया हैज़ ए नेशनल फिशरीज पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग द ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। तो इंडिया की एक अपनी फिशरीज पॉलिसीज भी है जो प्रमोट करती है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली जो मैंने बताया है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने जो बताया है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।